हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली है 3.1 इसका सॉल्यूशन। जो भी हम ये प्रश्नावली देखने वाले हैं ये नई किताब के अनुसार होगी और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3.1 का जो पहला सवाल है उससे। तो यहाँ पर देखो जो पहला सवाल है यहाँ पे बोला गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें कुछ समस्याएं दी गई हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। इनसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है जो कि 2 चर में होना चाहिए और फिर ग्राफीय विधि से उनको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रैखिक समीकरण का मतलब ही होता है कि जब हम इन समीकरण का ग्राफ बनाए तो एक रेखा मिले, इसीलिए इनको रैखिक समीकरण बोला जाता है। कैसे होगा वो बात करते हैं एक एक करके। पहले हिस्से की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे हिस्से की बात हम बाद में करेंगे। पहले हिस्से को देखो पहले इस प्रश्न को पढ़ के समझ लो अच्छे से कि इसमें क्या बोला गया। इसमें कहा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा 10वीं के 10 टोटल स्टूडेंट हैं जो किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कहानी में कि टोटल 10 बच्चे हैं लड़के और लड़की मिला के। उसके बाद बोला गया कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, ठीक है। हमें बताना है कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। कैसे करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। अभी मैं पहला कर रहा हूँ, पहले प्रश्न का पहला, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, ठीक है, बराबर ना कुछ भी मान लो x है, ठीक है। मान लिया कि x लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियों की संख्या बराबर है y, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रश्न के अनुसार, मतलब जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से चलेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, प्रश्न में 2 बातें बोली गई हैं। पहली बात बोली गई कि टोटल 10 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां मिला के। तो भाई लड़के कितने हैं x हैं, लड़कियां कितनी हैं y हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों को मिला के यानी कि x जमा y कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो एक रैखिक समीकरण देखो हमें ये मिल गया, ये हो गया पहला मान लो, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात बोली गई है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या कितनी है y, यानी कि जो y होगा ये 4 ज्यादा होगा लड़कों की संख्या यानी x से। तो y बराबर हो जाएगा x जमा 4, ठीक है। ये हो गई अपनी पहली समीकरण और ये हो गई अपनी दूसरी समीकरण। जरा ध्यान से देखना इनको, फिर से मैं बता रहा हूं कि भाई x क्या है, लड़कों की संख्या यानी कितने लड़के हैं, x लड़के हैं, लड़कियां कितनी है y, ठीक। दोनों मिला के कितने बच्चे थे टोटल 10। तो x जमा y यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिला के आ गया 10। दूसरी बात जो लड़कियों की संख्या थी वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा थी, यानी कि ये दोनों को बराबर करना चाहें तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा लड़कों में, ठीक है। अब देखो अब हमें जो प्रश्न सॉल्व करना है वो ग्राफीय विधि से करना है। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने पास प्रत्येक समीकरण के 2-2 सॉल्यूशन कम से कम होने चाहिए। अब सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है वो समझ लो। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर देखो भैया टेबल बना के छोड़ देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे और कम से कम 2 सॉल्यूशन होना चाहिए हर एक समीकरण के लिए। जैसा मैंने कहा यहाँ पे हम लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y, ठीक है। इसके लिए एक सारणी बन जाएगी। इस तरह से दूसरी समीकरण के लिए भी आप एक सारणी बनाओगे, ठीक। यहां पे मैंने लिखा x, यहां पे मैंने लिखा y। अब आपको क्या करना है, देखो या तो आप डायरेक्ट सोच लो कि x और y को जोड़ के 10 आना है। तो अगर मैं समझो x की जगह 5 रखूं, y की जगह 5 रखूं तब भी 10 आ जाएगा, यानी कि x का मान 5 y का मान 5 ले सकता हूं। या फिर मैं x की जगह 3 रखूं, y की जगह 7 रखूं तब भी 3 और 7 10 आ जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट सोच पाओ तो ठीक है, लेकिन कई बार प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सिंपल नहीं दिखती है समीकरण, तो वहां हम सोच नहीं पाते। तो वहां हमें कैसे करना होता है वैसे ही मैं करा रहा हूँ। चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पूरा सही तरीके से करना चाहते हो ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा कठिन रहे तब भी आप कर पाओ, तो उसके लिए तरीका ये है कि x या y
किसी एक में से आप लेफ्ट में रहने दो, बाकी दूसरे को उधर ले जाओ। जैसे समझो कि मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं y को यहीं पे रहने देता हूं, 10 अपनी जगह है, x जो था ये माइनस में चला गया। अब आप क्या करो, यहां पे आपको याद रखना है सिर्फ एक चीज बचनी चाहिए लेफ्ट में, या तो x या तो y, कोई भी अकेला, ठीक है। अब आप क्या करो, इस x का अलग अलग मान रखते जाओ, 10 में से घटाते जाओ, y का मान मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं x बराबर 3 रख दूं, ठीक है, x की जगह क्या रख दूं 3, तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, देखो यहाँ पे x बराबर 3 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10 माइनस x की जगह 3 सोचो, 10 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 7। यानी कि जब मैं x की जगह पे 3 रख रहा हूं, x के आगे 3 लिख दो इस सारणी में, तब मुझे y कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। फिर से जिसको समझ में नहीं आया y 7 कैसे आया, तो यहां पर समझो 10 माइनस x बराबर 3, यानी x की जगह 3 रखोगे, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। बट ये पूरा करके ना दिखाओ, डायरेक्ट ऐसे लिख दो तब भी चलता है, ठीक है। इसी तरह से अब हमें दूसरा सॉल्यूशन भी चाहिए। अभी ये इसका एक हल हुआ है x 3 y 7, दूसरे के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा x बराबर, ठीक है ना, इसमें रखते जाना है, x बराबर 0 रख दो, चलो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या मिल जाएगा भाई, x की जगह 0 समझ लो, अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 10 माइनस 0 10 ही बचेगा, यानी कि y का मान सीधा सीधा 10 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका दूसरा सॉल्यूशन, ये चीज x बराबर 0 है तो x के आगे 0 लिख दो और y बराबर 10 है। दो सॉल्यूशन निकल गए। अब इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप 3 निकाल लो, उसे चेक भी हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर तो देखो यार एक चीज पहले से ही एक तरफ है, तो इसमें हमें वो मेहनत भी नहीं करनी, सीधे x का मान रखते जाओ। तो मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा x बराबर 0 पर या 0 रखने पर y कितना हो जाएगा, देखो x की जगह अगर 0 रख दोगे, 0 जमा 4 यानी 4, यानी कि y आ जाएगा 4। तो यानी कि x को अगर मैं 0 रख रहा हूं तो y आ जा रहा है 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, चलो दूसरे सॉल्यूशन के लिए x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, y कितना हो जाएगा, देखो x की जगह पे अगर आप 3 रख दोगे यहाँ पे तो 3 जमा 4 7 हो जाएगा y, ठीक है। आप चाहो तो रख के कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर मेंटली हो जा रहा है तो ठीक है यार सीधा लिख दो, कॉम्प्लेक्स होगा तो हम रख के सॉल्व भी कर लेंगे। x 3 रखा, y 7 आ गया। अब देखो, अब ये पहली समीकरण के 2 हल हैं और ये दूसरी समीकरण के 2 हल हैं। समस्या जो भी थी उसको हमने रैखिक समीकरण में बदल लिया था, जो कि प्रश्न में पहली बात बोली थी कि जो भी समस्या है उनको रैखिक समीकरण के युग्म यानी जोड़े में बदलो, तो एक ये दूसरी ये जोड़ा हो गया। अब इनको हमें ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना है, तो ग्राफीय मेथड से सॉल्व करने के लिए या ग्राफीय विधि के लिए पहले आप ग्राफ पेपर पे x अक्ष और y अक्ष बना लो, ठीक है। उसके बाद यहां पर नंबरिंग कर दो, ठीक है, मार्क कर दो नंबर, जैसे 0 2 4 6 8 10 12 14, आप 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो अगर आपके पास ज्यादा जगह है तो। मकसद हमारा बस ये होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे x की ग्रेटर वैल्यू है सबसे बड़ी वो कवर हो जाए, y की जो सबसे बड़ी वैल्यू वहां तक कवर हो जाए, ताकि जब हम इसको वहां पे दिखाएं तो कम ना पड़े। जैसे यहाँ पर देखो, पहले इस समीकरण की बात करते हैं, इसका जो हल है x 3 y 7, पहला हल क्या है x 3 y 7। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे x 3 कहाँ पे है, y 7 कहाँ पे है। पहले x को देखो, ठीक है, इसको इस कलर से दिखाता हूँ, चलो x 3 देखो, x ये रहा तो 2 4 के बीच में कहीं ना कहीं 3 आ रहा होगा, x 3 है, y 7, y प्लस का 7 है, मतलब ऊपर जाओगे तो यहाँ से 3 और 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि इधर अगर हम देखें तो x 2 और 4 के बीच में 3 आ रहा है, y देखो 6 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 आ रहा होगा, यानी कि ये जो बिंदु है इसके लिए x 3 है, y 7 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई यहाँ पे x जो है वो 3 है
और y कितना है 7 है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें जो अगला बिंदु था वो कितना है x0 y 10। ठीक है, x0 है y 10 है, तो x0 y 10 मतलब यहाँ पर कहीं आएगा ये x0 y 10, क्योंकि x0 है तो y x पे ही होगा। अब हमें क्या करना है, इनको एक सीधी लाइन से मिला देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधी लाइन से मिला दो। ठीक है, ये हमने मिला दिया। आपको याद रहे कि ये कितना था x0 और y 10। ठीक है, ये समीकरण हो गई। ये कौन सी समीकरण थी, ये जो समीकरण थी ये पहली वाली थी, x जमा वाई बराबर 10। ठीक है, x जमा वाई बराबर 10 का ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस समीकरण पे कि ये समीकरण क्या है, x जमा वाई बराबर 10, कहीं भी किनारे पे लिख दो। ठीक है, ये दिख रहा है क्या कैमरे में, एक बार चेक कर लो। हाँ, चलो ये हो गया। इसी तरह से आपको दूसरी समीकरण का भी ग्राफ बनाना होगा। तो जो दूसरी समीकरण उसमें क्या है, 0 4 3 और 7। ठीक है, तो 3 और 7 तो इसमें भी था, तो 3 और 7 तो वही बिंदु हो जाएगा। फिर है 0 4। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि 3 और 7 तो देखो यहाँ है, ये दोनों में आ रहा है, तो ये एक बिंदु तो ये हो गया। फिर क्या है x0 y 4, तो यहाँ पे x0 y 4 अगर मैं बनाऊं तो कहाँ पे बनेगा, x0 y 4 यानी यहाँ पे बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इनको एक रेखा से मिला दूंगा। चलो इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x3 y 7। ठीक है, आप इसको रेखा से मिला देते हैं। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। ये वाला जो बिंदु है इसको लिख देना, x0 है y 4 है। ठीक है, अब ग्राफीय विधि से हम हल कैसे निकालते हैं, जहां पे दोनों रेखाओं ने काटा। ठीक है, ये वाली रेखा पता है ना कौन सी है, y बराबर x जमा 4 वाली। ठीक है, जहां पे इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा वही हल होता है, तो ये वाला बिंदु हल हो जाएगा। इसमें तो ये बिंदु हमें डायरेक्ट पता है 3,7, यानी कि जो इसका हल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 7। अगर मान लो कि कुछ ऐसी जगह रेखाएं काटती जो हमें डायरेक्ट नहीं दिखता, तब हम क्या करते हैं, यहां से x अक्ष पे लंब डालते। कितना मिल रहा है, 2 और 4 के बीच में 3, यानी x की वैल्यू आएगी 3। और यहां से y अक्ष पे लंब डालते, कहां पे मिल रहा है, 6 और 7 के बिल्कुल बीच, 6 और 8 के बिल्कुल बीच यानी 7 पे, यानी y का मान 7। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो लड़कों की संख्या है, आप जगह नहीं तो मैं ही लिख रहा हूं। ठीक है, लड़कों की संख्या हमसे पूछी थी, और लड़कों की संख्या हमने क्या बोली थी, x बोली थी। x का मान कितना आया है 3, यानी लड़कों की संख्या 3 है। और लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, लड़कियों की संख्या वो हमने y बोली थी, y कितना आया है, 7 आया है। आप चाहो तो अपना उत्तर चेक भी कर सकते हो। देखो टोटल 10 बच्चे थे, 7 और 3 जोड़ोगे तो 10 आएगा। लड़कियां जो थी वो लड़कों से 4 ज्यादा थी, लड़कियां 7 हैं, लड़के 3 हैं। 7 जो है वो 3 से 4 ज्यादा होता है, मतलब अपना उत्तर सही है। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। ग्राफीय विधि से हम इस तरह से सोल्व करते हैं कि ग्राफ बनाने के बाद जहां पर इन्होंने काटा वही बिंदु सॉल्यूशन होता है या उत्तर होता है। ठीक है, अगर बिंदु डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा तो यहां से x पे लंब डालो, x बराबर जो भी आया, y बराबर जो भी आया वही हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की। अब देखो जो दूसरा इसका पार्ट है, ठीक है, ये भी आसान है। इसमें क्या बोला गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और आपको पता है कि सबसे पहले ही बोल दिया गया है कि ग्राफीय विधि का ही प्रयोग करना है बस। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो आसान है ये भी काफी। यहाँ पे इसका जो हल है, ठीक है, हल क्या, प्रश्न 1 का दूसरा हिस्सा कर रहे हैं हम। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर है x रुपए। ठीक है, इसी तरह से माना प्रत्येक कलम
का मूल्य बराबर है ₹y। इसके बाद हमें जो भी करना है वो प्रश्न के अनुसार करना है, यानी प्रश्नानुसार। तो मैंने यहां पे लिखा प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से क्या बोला गया है कि अगर कोई 5 पेंसिल खरीदे और साथ में 7 कलम खरीदे तब उसे टोटल रुपए 50 देने होते हैं। देखो यार, यहाँ पे प्रत्येक पेंसिल मतलब हर एक पेंसिल का दाम कितना है, x रुपए। तो एक पेंसिल का दाम 1x, तो 2 पेंसिल का दाम 2x, 3 पेंसिल का दाम 3x। यहाँ पे कितनी खरीदी, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का दाम 5x हो जाएगा। तो मतलब 5 पेंसिल का दाम हो गया 5x। इसी तरह से 7 कलम है, तो एक कलम का दाम है y रुपए, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7y रुपए। दोनों को मिला के टोटल खर्चा कितना आता है, 50। तो ये हो गई समीकरण 1। ये क्या हो गई, समीकरण 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें समीकरण 2 की, तो वो कैसे बनेगी, देखो यार, यहाँ पे बोला गया जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। इस बार पेंसिल कितनी है, 7, एक पेंसिल का दाम x रुपए, तो 7 पेंसिल का दाम 7x रुपए, एक कलम का दाम y रुपए, यहाँ पे 5 कलम खरीद रहे हैं तो 5y रुपए। दोनों को मिला के जो खर्चा आया वो आया 46, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को हल करना है ग्राफीय विधि से। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों के कम से कम 2-2 हल निकालेंगे, ठीक है, ताकि हम ग्राफ बना पाए। तो मान लो भी समीकरण 1 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, समीकरण 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे भी समीकरण 1 पे फोकस करो। 5x जमा 7y बराबर 50 है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि जब आपको समझ में ना आए कि हल क्या होगा, तब आपको सिंपली लेफ्ट में यानी कि LHS में आपको चाहे x चाहे y एक चीज़ बचानी है, बाकी दूसरी चीज़ उस तरफ शिफ्ट कर देनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने x बचाया तो 5x बराबर 50 हुआ, 7y गया माइनस में। ये जो 5 है इसको भी उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे में 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सारणी बना सकते हो जिसमें आपको कम से कम 2 हल चाहिए, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे आप y का कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन कोशिश करना आप वो रखो जिसके लिए जो भी ऊपर बचे हो 5 से पूरा पूरा कटता हो, ताकि पॉइंट वगैरह ना झेलना पड़े आपको। नहीं तो फिर पॉइंट में आएगा, फिर ग्राफ पे वो ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्टली वो पॉइंट कहाँ है, ठीक है। सही वो भी होगा, कोई गलत चीज़ नहीं है वो, लेकिन तब भी ठीक है। अगर हम देखें कि पूरा पूरा नंबर आ रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 5 रख दूँ, कितना रख दूँ, 5, तो 7 पंजे 35, 15 माइनस 35, ठीक है, कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, देखो अगर मैं y की जगह 5 रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं टेबल को यहाँ कर देता हूँ, दूसरी की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। y बराबर अगर मैं 5 रखूँ तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 50 माइनस 7, y की जगह रखा है 5 बटे में है 5, तो x का मान कितना देखो, 7 पंजे 35, 50 में से 35 घटाओगे 15 बचेगा, 15 बटे में 5 यानी कि 5 3 15 3, यानी कि हमने y बराबर 5 रखा, ठीक है। याद रखना ये जो तालिका है इसके लिए है ना, उसके लिए नहीं। अभी y बराबर हमने 5 रखा तो x बराबर 3 आ गया, ठीक है। ऐसे कुछ और भी रख लो यार, कुछ और क्या सोच सकते हो आप अभी, चलो y बराबर, ठीक है, जो भी इधर है वो रखते हैं, y बराबर 0 रख दो। y बराबर 0 रखोगे तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7 गुणा में y यानी 0 बटे में 5, यानी x बराबर सीधा सीधा 10 आ गया, क्योंकि 7 गुणा 0 तो 0 हो गया, इसको भूल जाओ, 50 बटे 5 यानी कि 10, ठीक है। तो यानी कि x का मान 10 आ रहा है जब हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, इस समीकरण के लिए। तो इस समीकरण के लिए वे हल मिल गए हैं 2, ठीक है। तो ये तालिका मैं यहाँ नीचे उतार के ले आता हूँ, ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जरा दूसरी समीकरण की।
ठीक, ये रही अपनी दूसरी समीकरण। इसके भी कम से कम हमें 2 हल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले x को एक तरफ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, 7 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू क्या रख दूँ, y की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूँ, 25, 46 माइनस 25 कितना बचेगा 21, 7 या 21। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से तालिका बना लो, यहाँ पे ये x ये y। ठीक है, आप डायरेक्ट मिल सकते हो, y बराबर कितना रख दिया मैंने 5, y बराबर 5 पर। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 रखोगे y की जगह, 5 गुणे 5 25, 46 में से 25 गए, 40 में से 25 जाएंगे, 21 बचेंगे 21, 21/7, 7 या 21। ठीक है, अगर आप मुंह जवानी कैलकुलेट कर सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो आप रफ में कर लो यार, अगर आपको जगह बचानी इधर तो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर y बराबर, देखो अब क्या रखें हम y बराबर। ठीक है, अब हम क्या रखें, अब तो ऐसा कुछ प्लस में तो मिल नहीं रहा। ठीक है, माइनस में कैलकुलेशन के लिए रख सकते हैं, बट असलियत में y की वैल्यू यहाँ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि y क्या है, y कलम का दाम है, कलम का दाम नेगेटिव तो नहीं होता है भाई। ठीक है, कलम का दाम नेगेटिव तो नहीं होता है, हालांकि सॉल्यूशन बहुत बार करा दिया जाता है माइनस रख के भी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लेते नहीं है, बस वो ग्राफ खींचने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू माइनस में चलो थोड़ी देर के लिए मान भी सकते हो। ठीक है, चलो -2 ले लेते हैं। ठीक है, याद रखना, लेकिन y बराबर -2 कभी हो नहीं सकता यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y दाम है, दाम माइनस में नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं बस ग्राफ बनाने के लिए, ये जो रहेगा नेगेटिव वाले हिस्से में चला है उसको हम उत्तर में नहीं लेते कभी भी। ठीक है, सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ, y बराबर -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x बराबर, ठीक है 46, इसको करके दिखा देता हूँ मैं, 46 माइनस कितना है 5, y की जगह है -2 बटे में है 7, तो x बराबर, ठीक है ना, देखो ये x यहाँ पे उतारा है, बराबर 46 माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, बस y की जगह -2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे में 7। ठीक है, बस ये हमें पॉइंट में ना जाना पड़े इसलिए मैंने नेगेटिव रख दिया, बट फिर भी बोल रहा हूँ ज़्यादा सही वही रहता है कि आप y को माइनस में ना लो। ठीक है, चलो पॉइंट में भी ले सकते हो आप, निकाल लेना कुछ और रख के। ठीक है, जैसे 2 रख देना प्लस का, पॉइंट में आ जाएगा, ड्रॉ कर लेना। 46 + 10 56 बटे में 7 यानी कि 8। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे 46 और 10 कितना हो जाएगा 56, 7 8 56। ठीक, तो ये आ गया x बराबर 8। तो यहाँ पे 2 हल आए अपने पास, y बराबर जब हमने 5 रखा था तब x बराबर 3 आया था, और y बराबर जब हमने -2 रखा तब x बराबर 8 आया है। अब इसका हमें ग्राफ बना लेना है। ठीक है, देखो पहला जो समीकरण उसका हल ये रहा, दूसरे समीकरण का हल ये रहा, ग्राफ हमें बना लेना है और हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो x3 y5 x10 y0। ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे x3 y5, तो x3 y5, देखो 2 और 4 के 3 आ गया, y5 यानी ऊपर जाओगे 4 और 6 के बीच में, यानी यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, नीचे देखोगे तो x3 मिलेगा, इधर देखोगे तो y5 मिलेगा, ये हो गया। दूसरा क्या था 10,0 x10 y0, x10 y0 ये हो गया। इसको हमें क्या करना है, एक लाइन से मिला देना है। ठीक है, इसको हमें एक लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये हो गया पहली इक्वेशन या पहली समीकरण। फिर जो दूसरी समीकरण थी वो क्या है, देखो जो दूसरी समीकरण है उसका क्या है, x3 y5 8 और -2, x8 y-2। ठीक, तो 3 5 तो इसमें भी है, बस हमें क्या करना है 8 और -2। ठीक है, x8 ये रहा, y-2 यानी कि नीचे, x8 y-2 यानी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो आप लाइन से मिला दो, x3 और ये, देखो इसके हल क्या क्या थे, पहले मैं पॉइंट लिख दूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट था x3 y5, ये वाला पॉइंट है x8 y-2।
जो दूसरी समीकरण उसमें 3 5 और 8 -2 था, इनको मिला देंगे। दोनों ने कहाँ पे काटा, यहाँ पे, तो हल क्या हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 5। ठीक है, हल क्या हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 5। ठीक है, जहां भी काट रहे हैं वही बिंदु हल होता है। तो इस बिंदु के लिए x देखोगे कितना मिल रहा है 3, y देखोगे कितना मिल रहा है 5। ठीक है, तो यानी कि पेंसिल का जो दाम था, ठीक है, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य जो है वो कितना माना था हमने, x रुपए, x कितना आया 3, यानी 3 रुपए हो गया। और प्रत्येक कलम का जो दाम है वो हमने कितना माना था, y कितना आया है 5 रुपए। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अब देखो जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया, इसमें कहा गया है कि अनुपात जो है a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनकी तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि क्या वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो यहाँ पे हम अनुपात पता करके कैसे बता सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होंगी, पहले उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, पहले आप ये सुन लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो, अगर आपके पास दो रेखाओं के लिए समीकरण दी गई है, रैखिक समीकरण, पहली है a1x जमा b1y जमा c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है a2x जमा b2y जमा c2 इज इक्वल टू 0, तो आप इनके अनुपात को, ठीक है, तुलना करके बता सकते हो रेखाएं कैसी होंगी। जैसे अगर आपने a1 बटे a2 निकाला और b1 बटे में b2 निकाला, a1/a2 और b1/b2 निकाला, और ये बराबर नहीं आए, ठीक है, बराबर का निशान ऐसे कटा हुआ है, मतलब ये अगर बराबर नहीं आते हैं तब आपको समझ जाना है कि रेखाएं भी एक दूसरे को काटेंगी। यानी शुरू में ही कटा हुआ मिल गया तो समझ लो रेखाएं ऐसे काट रही हैं, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही मिलेगा हमेशा। इसका मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। जो समीकरण 1 थी, मान लो वो रेखा 1 बन गई, L फॉर लाइन 1, ठीक है, यहाँ पे लाइन 2, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं जितने बिंदुओं पे मिलती हैं एक दूसरे से उतने ही हल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर रेखाएं एक बिंदु पे ही मिल रही है, तो यानी यहाँ पर केवल एक हल होगा। ठीक, अभी a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या, समझाऊंगा, पहले ये समझ लो एक बार। ठीक, इसी तरह से अगर a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 बराबर आ जाए c1 बटे c2, यानी तीनों ही चीजें बराबर हों, तो इसका मतलब होता है रेखाएं जो होंगी वो समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाओं का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। जैसे यहाँ पे तो आपको दो रेखाएं नजर आ रही हैं, यहाँ पर एक नजर आ रही है, लेकिन है यहाँ पर भी दो। हुआ क्या है कि जहां पर पहली रेखा है उसी के बिल्कुल ऊपर दूसरी रेखा है, हर जगह से इसमें चिपकी हुई, इसीलिए हमें वो दो रेखाएं दिख नहीं रही हैं, लेकिन है यहाँ पे दो। तो ये हो गई समपाती रेखाएं। ठीक, समपाती रेखाओं में आपको याद रखना अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया रेखाएं जितने बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलेंगी उतने हल होंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु से मिल रही थी, एक हल था। ठीक, यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई है, हर बिंदु पे एक दूसरे से मिल रही हैं। रेखा पे कितने बिंदु होते हैं भैया? अनगिनत होते हैं, हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे हल भी कितने होंगे? अनेक हल, अनगिनत होंगे। ठीक, इसी तरह से अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं आया c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होती हैं। और समांतर रेखाएं क्योंकि कहीं भी नहीं मिलती, यानी इनका कोई हल नहीं होगा। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि जिस जिस केस में हल है, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक हल था, संपाती में बहुत सारे थे, लेकिन हल तो है ना दोनों में। तो जब हल होगा तो उस केस को हम संगत भी बोलेंगे, यानी यहाँ पर ये रेखाएं संगत हैं। और जहां पे हल नहीं है वहां पे हम बोलेंगे ये असंगत है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 कैसे पहचानोगे? जो पहली रेखा में x के साथ है वो a1 हो गया, y के साथ है वो b1 हो गया, जो अकेला बच गया वो c1 हो गया। इस तरह से जो दूसरी रेखा के समीकरण में x के साथ है वो a2, y के साथ है b2 और जो अकेला है वो c2। प्रश्न करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो यार, यहाँ पे हमें तुलना करना है। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं, पहले केस में, ठीक है, इसको मैं उतार लूं, यहाँ पर है 5x माइनस में 4y जमा में 8 बराबर 0। ये हो गई पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है अपने पास? 7x जमा में 6y माइनस में 9 बराबर 0। ये हो गई दूसरी समीकरण। इसको हमें किससे तुलना करना है आपको याद रखना है। ठीक है, a1x
प्लस B1y, हालांकि लिख के नहीं दिखाना, बस समझाने के लिख रहा हूँ, बराबर 0। ठीक है, इसको इससे तुलना करना है और इसको किससे तुलना करना है, A2x जमा B2y जमा C2 बराबर 0। ठीक है, लिख के नहीं दिखाना है, बस ऐसे में लिख दिया। चलो अब आ जाओ यहाँ पर A1 बटे में A2। A1 किसे बोल रहे हैं, x के साथ वाला पहली लाइन में, A2 किसे बोल रहे हैं दूसरी लाइन में x के साथ वाला। तो पहली लाइन में x के साथ 5 है और यहाँ पे 7 है, यानी कि ये हो गया 5/7। इस तरह से B1 बटे B2 निकाल के देखते हैं पहले। तो B1 B2 क्या, y के साथ वाला, तो y के साथ क्या है -4 और 6, तो हो जाएगा -4 और 6। ठीक है ना, ये समझाने के लिए था, इसको लिखना जरूर नहीं है। आप चाहो तो इसको भी ना उतारो, ठीक है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ये लिखो, वही सही रहेगा, बट फिर भी मुझे पूरा अच्छे से समझाना है इसलिए मैंने उतार दिया है। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ पे बोल सकते हो यार ये दोनों चीजें बराबर नहीं आई। जब यही दोनों बराबर नहीं आए तो C/C2 को चक्की मत करो, सीधा सीधा लिखो A1 बटे A2, जो कि 5/7 था, ये -4/6 के बराबर तो नहीं होता, यानी कि ये इसके बराबर नहीं आया। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं आया, यानी कि ये रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, या फिर एक बिंदु पर, ठीक है, एक दूसरे को काट रही हैं या मिल रही हैं। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आ गया पहला। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ, दूसरे में आ जाओ, A1/A2 निकालो। A1/A2 मतलब क्या, x के साथ वाला 9/18, 9/18 को काट सकते हैं हम, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी ये आ गया 1/2। चलो B1/B2 निकालो, क्या हो जाएगा 3/6, इसको काटोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से C1/C2 निकालो भाई, 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी ये भी 1/2 आ जाएगा। तो इस केस में A1/A2 बराबर आया B1/B2 की, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए थे तभी हम C1/C2 पे जाएंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो यहाँ पे जाते ही नहीं। ठीक है, बराबर आया C1/C2 के, तीनों बराबर होता है तो समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, इस तरह से आप तीसरा भी चेक कर सकते हो। आपको याद रखना है माइनस होगा तो साथ में माइनस लेना है। ठीक है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। तीसरा आप कर लेना। अगला वाला क्या है, फिर से हमें इनकी तुलना करनी है, इस बार बताना है कि संगत है या असंगत। संगत असंगत के लिए मैंने बताया था, हल होगा तो संगत है, नहीं होगा तो संगत नहीं है। हल किस किस में होता है, या तो प्रतिच्छेद करे रेखाएं या फिर समपाती हो। ठीक है, तो जैसे पहले केस की मैं बात करूं, पहले केस में देखो इक्वेशन क्या है, 3x + 2y बराबर 5, ये है। ठीक है, ये हो गई पहली। दूसरी समीकरण देखो, पहली ये है, दूसरी इसके सामने लिखी हुई है, नीचे वाली मत लिख देना। ठीक है, तो दूसरी क्या है यहाँ पर 2x। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ बट यही वाली लिखना, ये वाली मत लिखना। 2x - 3y बराबर 7। चलो एक बार तुलना कर लेते हैं। A1/A2 कितना होगा, 3/2। ठीक है, B1/B2 कितना होगा, 2/-3। अब देखो यही दोनों बराबर नहीं आ रहे तो C1/C2 को चेक ही नहीं करना, सीधा सीधा लिख दो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी। लेकिन हमें ये नहीं लिखना कि प्रतिच्छेदी हैं कैसी, हमें लिखना संगत है या नहीं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है, मतलब हल तो होता है, जिसका भी हल होता है वो संगत होगा। ठीक है, वो टेबल याद कर लेना, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको कि भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तब भी संगत है, संपाती होंगी तब भी संगत है। प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन थी, यानी ये भी संगत है, ये भी संगत है, तीसरा वाला संगत। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे चेक करना है। ठीक, इसी तरह से इसका दूसरा भी आप कर सकते हो। तीसरा थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ, चलो, हो सकता है किसी को दिक्कत हो। तीसरा देखो, पहले मैं तीसरा उतार लूँ, 3/2x जमा 5/3y बराबर है 7। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, दूसरी समीकरण है 9x - 10y बराबर 14। 9x - 10y बराबर है 14। ठीक है, अब यहाँ पे जरा तुलना करते हैं। A1/A2
देखो A1 क्या है 3/2, A2 क्या है 9, ठीक है ना, 3/2 यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या आएगा 9। तो जो नीचे वाला 9 आ रहा है ना उसके नीचे के साथ में लिख दो, ऐसे कर सकते हो आप, एक ही बात होती है। जो 3/2 नीचे आ गया 9 भी नीचे आता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 3 एकम 3, 3 3 9 कट गया, ऊपर आ गया 1, ऊपर कितना बचा है 1/में 3 गुणा में 2 6, 1/6 आया। अच्छा B1/B2 देख लो यार, B1/B2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y के साथ जो भी है B1 और ये हो जाएगा B2, तो 5/3 और नीचे फिर से क्या आएगा, देखो नीचे B2 है ना, नीचे फिर से क्या आएगा -10, यानी इसके साथ ही मल्टीप्लाई -10 लगा दो, तो ये हो जाएगा 5/में 10 गुणा में 3 यानी 30। तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि देखो काटोगे तो आ जाएगा 6, लेकिन 1/6 नहीं -6, यहाँ पे माइनस भी है जबकि वहाँ प्लस था, तो यही दोनों बराबर नहीं हो तो सी के पास जाना ही नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी कि ये भी क्या है संगत। तीसरा हिस्सा किया था मैंने, दूसरा आपके लिए छोड़ दिया था, ठीक है, आप याद रखना। इसी तरह से ये वाला भी आप कर सकते हो, वो वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, आप ये सारी चीज़ें कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत हैं तो जैसे पहला हिस्सा अगर हम देखें तो x जमा वाई बराबर है 5, ये पहली समीकरण हो गई पहले हिस्से की। दूसरी समीकरण क्या हो गई, 2x जमा में 2y बराबर 10। तो यहां से अगर मैं A1/A2 का मान निकालूं तो देखो A1 मतलब x साथ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 समझ लोगे, ठीक है, तो नहीं 1/में में कितना है 2, ठीक। और अगर मैं B1/B2 का मान निकालूं तो यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 समझ लोगे, यानी कि 1/में में यहाँ y के साथ कितना है 2, ये दोनों बराबर आ गए तो C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। C1 कितना है, दिख तो 5 रहा है लेकिन 5 को इस तरफ लाओगे जब, क्योंकि हमें लिखना होता है इस तरह से, A1x B1y प्लस में C1, उस तरफ 0 बचना चाहिए, यहाँ पे तो 0 नहीं है 5 है, तो 5 को इधर शिफ्ट करोगे -5 बन जाएगा। तो याद रखना C1 की वैल्यू 5 ना होके -5 है, ठीक है ना, क्योंकि 5 को इधर ले जाओगे -5। इस तरह से C2 की है -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तीनों ही बराबर आ गए, ठीक है, तीनों ही बराबर आ गए अगर, तो मतलब क्या A1/में में A2 बराबर B1/में में B2 बराबर C1/में में C2 है, तो यानी संपाती रेखाएं हैं ये, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संगत। हमें बताना था संगत है कि नहीं, तो हमने को मेन क्या लिखना है, संगत। ये संपाती ना लिखो चलेगा, संगत लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में संपाती है या नहीं ये नहीं पूछा, संगत है या असंगत है ये पूछा। क्या बोला गया था, संगत है तो ग्राफीय विधि से सॉल्व भी करो, संगत है तो ग्राफीय विधि से सॉल्व भी करो, ठीक है भाई, सॉल्व कर देते हैं ग्राफीय विधि से। पहली इक्वेशन क्या थी, मैं दोबारा उतार रहा हूँ, देखो पहली इक्वेशन थी x + y = 5, दूसरी इक्वेशन थी, ये पहली थी, दूसरी इक्वेशन थी, मैं उतार रहा हूँ बस ऊपर से देख के, 2x जमा 2y बराबर 10, ठीक है। तो यार देखो यहाँ से ग्राफ बनाने मैंने आपको सिखाई दिया है, y को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये हो गया x, ये हो गया y 0 रख दिया मैंने, 5 - 0 5, यानी x की वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है, y 0 रख दो, ठीक है, इधर वाला आप वैल्यू रखते चलो, y 0 रखा मैंने तो 5 - 0 5। अच्छा y को अगर मैंने 5 रख दिया तो 5 रखोगे इसकी जगह तो 5 - 5 यानी x 0 आ जाएगा, ये हो गया। इसी तरह से इसका देखो, ये x ये y, ठीक है। देखो यार अगर ये संपाती है ना तो किसी ना किसी से इक्वेशन कट रही होगी, जैसे 2 से, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, अगर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x जमा y बराबर 5, यानी ये भी वही इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका हल निकाला है तो यानी वही लिख देते हैं बस कॉपी करके, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे अनेक हल थे, ठीक है ना, ग्राफीय रूप से भी हम देखेंगे, अभी अनेक हल ही आएंगे, चाहे आप देख लेना।
ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ ग्राफ यार, आप बिल्कुल स्केल वगैरह से नाप के बनाना। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, ये 0 हो गया अपना ओरिजिन, 0 0। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कम से कम 5 तक ले लो। ठीक है, -1 -2, फिर वाई पे 1 2 3 4, कम से कम 5 तक, यहाँ -1 चलो। ठीक है, x5 y0, पहला क्या है x5 है y0 है यानी यहाँ पर आएगा, फिर x0 y5 यानी यहाँ पर आएगा। ठीक, ये बन गई। ठीक है, ये क्या था x0 y5, ये क्या है x5 y0। वो वाली इक्वेशन बनाओगे तब भी यही चीज़ आएगी, यानी कि यहीं पर x जमा वाई बराबर 5 भी है, और यही इक्वेशन 2x जमा 2y बराबर 10 जो दिया हुआ था। ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही समीकरण में सेम चीज़ है, यानी दो यहाँ पर रेखाएं हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई हैं, तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे अनेक हल हैं भाई, अनेक हल में से ये लिख दो अनेक हल हैं। ठीक है, और अगर प्रतिच्छेदी होती, जैसे कुछ इस तरह से जाती तो जहाँ पे काटती वो हल हो जाता, जैसे हमने पहले प्रश्न में देखा है ना। तो वो सब चीज़ें आप अब आराम से कर सकते हो यार। यहाँ पे तो मैं हर एक हिस्सा नहीं करा रहा इसका। ठीक है, आप यहाँ पे देखना, अगर संगत है तो ग्राफ बना के सॉल्व करना, संगत नहीं है तो आपको वैसे ही छोड़ देना असंगत लिख के। ठीक है, तो इसके बाकी के हिस्से आप आराम से कर सकते हो अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है तो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो, जो अगला प्रश्न है काफ़ी आसान है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको आपको फिगर से समझाऊं, हालांकि यहाँ पे आकृति बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मान लो ये आयताकार कोई बाग है, इसमें क्या बोला गया है कि जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी लंबाई। ठीक है, चौड़ाई x मान लेते हैं, लंबाई y मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई जो y होगी वो चौड़ाई यानी x से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। सीधी बात है, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या होगी, x से 4 ज़्यादा। ठीक है, तो इसी चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है, ये सवाल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, माना आयताकार बाग, आयताकार मतलब आयत के आकार। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर है x मीटर तथा लंबाई बराबर है y मीटर। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से देखो क्या बोला गया था, जो हमने यहाँ पे समझाया आपको भी। ठीक है, क्या है कि भैया जो भी चौड़ाई है अगर वो x है और लंबाई y है तो लंबाई चौड़ाई यानी x से 4 अधिक है। पहली बात तो ये। ठीक है, y बराबर x जमा 4। दूसरी बात क्या कि अर्ध परिमाप 36 है, याद रखना, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। अच्छा, अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है, और क्योंकि यहाँ पे परिमाप नहीं अर्ध परिमाप लेना है तो इसको आधा करना पड़ेगा। आधा का मतलब डिवाइड बाई 2, 2 से भाग दोगे, बराबर कितना आना चाहिए, 36 मीटर के। फिर से समझ लो, दो बातें बोली गई थी, पहली लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, पहली बात। दूसरी बात अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, आधा कर दिया यानी 2 से भाग दे दिया, अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया। लंबाई कितना है अपने पास, y जमा में चौड़ाई कितनी है अपने पास, x बराबर कितना है, 36 है ना। फिर से देख लो, लंबाई कितनी है अपने पास y, चौड़ाई कितनी है x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको हमें ग्राफीय मेथड से सोल्व तो करना नहीं है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला तो नहीं कि ग्राफीय से ही सोल्व करो, तो इसको मैं दूसरे तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y का मान x जमा 4 है, यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो y बराबर रख दिया मैंने x जमा 4।
बराबर कितना आ गया 36। अभी हम अलग अलग तरीके डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड हैं सॉल्व करने के, ठीक है। लेकिन अभी बस आप इतना याद रखो, ठीक है। वो तरीके जब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तब हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। y का मान कितना रख दिया x/4, तो ये y था, इसकी जगह आ गया x/4, x की जगह x आया, ठीक है। तो यहाँ से x जमा x कितने x हो गए 2x, जमा में क्या है ये 4, ठीक है ना। ये वाला x और ये वाला x जोड़ के लिख दिया मैंने 2x बराबर कितना है 36, ठीक है। इस विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, लेकिन अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो 2x बराबर 36 में से 4 माइनस करोगे 32 बचेगा, x बराबर हो जाएगा 16, x बराबर 16 आ गया। y जो था वो x से 4 ज़्यादा था, यानी 16 से 4 ज़्यादा 20 हो जाएगा। x कितना आया 16, तो x की जगह 16 लिखा, जमा में 4, यानी कि y आ गया 20, ठीक है। अब हमने चौड़ाई, देखो चौड़ाई को हमने क्या माना था x मीटर, x कितना आया 16, यानी हो जाएगा 16 मीटर। और आयत की जो लंबाई है वो हमने क्या माना था y मीटर, y कितना आया है 20, यानी हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या बोला गया है कि भाई एक रैखिक समीकरण ये दी गई है, दो चरों वाली ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो, कैसा, 3 हिस्से हैं। पहला प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। देखो यार प्रश्न ये है कि एक इक्वेशन है 3x 2x जमा 3y। तो अब देखो जो छठा प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है कि एक रैखिक समीकरण ये दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण हमें लिखनी है ताकि जो युग्म बने उसका ज्यामितीय निरूपण पहले भाग में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरे भाग में समांतर रेखाएं हो, तीसरे भाग में संपाती रेखाएं हो। तो पहले देखो यार अपने पास क्या है 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। अब अगर मैं पहले हिस्से की बात करूं तो पहले हिस्से के लिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। कैसी? प्रतिच्छेद करती हुई। प्रतिच्छेद करने के लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के। बस इतना ध्यान रखना है, कुछ भी लिख दो बस ये ध्यान रखो कि ये दोनों बराबर ना आए। जैसे दूसरी इक्वेशन जो हमें लिखनी है, दूसरी समीकरण, उसमें मैंने क्या किया, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 का डबल लिख दिया 4। अब देखो 2 का डबल है 4, यानी इसका अनुपात आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो यहाँ पर बस 3 का डबल मत लिखना और कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5y, ठीक है, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो जरा यहाँ हो जाएगा a1/a2 कितना 2/4, यहाँ b1/b2 कितना 3/5। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये जो रेखाएं बनेंगी, जो युग्म बनेगा वो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। तो हो गया ये पहला हिस्सा, समझ में आ गई बात। अगर मैं इसी तरह से दूसरे हिस्से की बात करूं तो दूसरे हिस्से में समीकरण एक तो ये रहेगी, दूसरी हमें लिखनी है। दूसरे में क्या? समांतर हो। समांतर के लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1/c2 के। यही कंडीशन हमें चाहिए होती है भाई, किसके लिए? समांतर रेखाओं के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 2 का डबल मैंने लिख दिया 4x, अब ये बराबर होना चाहिए इसके, यानी यहाँ पे 3 का डबल ही लिखोगे, ठीक है। ट्रिपल लिखना चाहते हो तो इसका ट्रिपल लिखो, तो इसका भी ट्रिपल लिखो, 3 गुना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे 2/4 बराबर है 3/6 के, क्योंकि काटोगे तो 1/2 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों काट के 1/2 आ रहा है। तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा -8/1 के। तो मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, ठीक। अगर इसी तरह से मैं बात करूं तीसरे हिस्से की, कौन से हिस्से की? तीसरे की। आप ऐसा और भी उदाहरण सोच सकते हो। तीसरे में संपाती होना चाहिए, मतलब तीनों अनुपात बराबर आते हैं। भाई संपाती में क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2, क्योंकि रेखाएं हर जगह से चिपकी रहती है, मतलब सब कुछ बराबर ही होना चाहिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, तीनों चीज़ें ही बराबर होनी चाहिए।
तो यहाँ से जैसे मैंने इसका 2x का डबल लिख दिया 4x, 3y का डबल लिख दिया 6y, तो -8 का डबल लिख दो -16। सब कुछ देखो वही आएगा, 1/2 1/2 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला देखो भाई, अगला क्या है, समीकरणों इसका ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पलट को छायांकित भी कीजिए। मतलब अपने पास समीकरण है एक x - y + 1 = 0। ठीक है ना, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। हमें इनका पहले तो ग्राफ खींचना है, फिर यहाँ से एक रेखा मिलेगी, यहाँ से एक रेखा मिलेगी, 2 रेखाएं ये हो गई। तीसरी रेखा हमें लेनी है x अक्ष, 3 रेखाएं काटेंगी, एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं और उसको हमें शेड करना है, छायांकित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो यार, यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो -y उधर गया +y में और +1 गया -1 में। ठीक है, देखो -y गया +1 गया उधर। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप इसके हल निकाल लो यार, कम से कम 2। यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y का मान कुछ भी रख दो, y का मान मैंने 0 रख दिया। y 0 हो गया, 0 - 1 रहेगा। ठीक है, यानी y 0 तो x -1, y को चलो मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 - 1 यानी x 1 हो जाएगा। इसका हल निकल गया। इस तरह से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर 3x इधर ही बचाऊँ मैं, तो यहाँ से -12 उधर गया +12, प्लस का 2y गया -2y, 3 से x का मान निकालोगे तो डिवाइड कर दो, यानी कि 12 - 2y/3। ठीक है, फिर इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें हल निकाल लेने हैं भाई, ग्राफ बनाना है ना। तो यहाँ x, यहाँ y। ठीक है, y का मान कुछ भी रख दो, जैसे मैं 6 रख दूँ, 6 दूनी 12 - 12 0। ठीक है, y की जगह मैंने 6 रख दिया, यहाँ पे y की जगह 6 रख दो, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0/3 0, ये हो गया। ठीक है, नहीं कि y को 6 रख रहे हो तो ये 0 आ रहा है। ठीक, इसी तरह से y की जगह 0 रख देते हैं, तो 2 गुणा में 0 0, तो 12 - 0 12/3 यानी कि 4, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ बना लेना है और फिर एक त्रिभुज मिलेगा हमें इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच। चलो ग्राफ बना के देखते हैं। अब देखो, पहली जो समीकरण थी इसके लिए x - 1 y 0 और x 1 y 2। ठीक है, तो पहले -1 0 को दर्शाते हैं। ठीक है, x - 1 y 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से x - 1 ये रहा, y 0 यानी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, दूसरा बिंदु क्या है, देखो यहाँ पर दूसरा बिंदु है x 1 y 2, तो यहाँ से x 1 y 2 x 1 y 2 यानी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। ठीक है, ये वाला बिंदु कितना है, x 1 y 2, ये वाला बिंदु कितना है, ये वाला x - 1 y 0। तो इनको मिलाती हुई एक लाइन खींच देते हैं पहले तो। ठीक है, तो इनको मिलाती हुई एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, आप स्केल से खींचना, मैं ऐसे खींच ले रहा हूँ, ये हो गई एक लाइन। दूसरी बात, जो दूसरा यहाँ पे समीकरण है उसमें क्या है, देखो x 0 y 6 x 4 y 0, तो 0 6 4 0। ठीक है, तो 0 6 यानी x 0 y 6, तो x 0 y 6 यानी कि ये रहा, और फिर 4 0 यानी x 4 y 0 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। चलो इस बार बिल्कुल सीधी खींचता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको मिलाता हुआ मैंने ये खींच दिया। ठीक, ये बिंदु क्या है, देखो 4,0, ये बिंदु क्या है 0,6। ठीक है, ये जो पहली वाली लाइन थी, ठीक है, पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। पहली वाली लाइन की इक्वेशन थी x - y + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x - y + 1 = 0। दूसरी वाले की इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y - 12 = 0। तो ये हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे क्या बोला गया था कि इन दोनों लाइनों का जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं वो, और x अक्ष के बीच में एक त्रिभुज बन रहा होगा। तो देखो, इस वाली लाइन ने x को कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे। इस वाली लाइन ने x को कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे। आपस में कहाँ प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे।
ठीक है, तो हमारे काम के 3 बिंदु हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, इन्हीं को अगर हम मिलाएं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्स एक्स को लेना है, वाई को नहीं अभी, दोनों लाइन और एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक त्रिभुज मिल रहा है जिसको हम छायांकित करेंगे पहले तो इस त्रिभुज को मैंने छायांकित कर दिया। ठीक है, त्रिभुज के नाम को लिख देते हैं, चलो ये ए हो गया, ठीक है, ये वाला बिंदु, ठीक है, यहाँ पर ये बी हो गया, और ये जो बिंदु है ये सी हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज अपना हो गया ए बी सी। ठीक है, आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो, निर्देशांक लिखना चाहो तो। ठीक है, ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक क्या होंगे, देखो जो ए है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले। ए के लिए एक्स कितना है, देखो एक्स पे लंब डालो कितना है 2, वाई पे लंब डालो कितना 3, यानी ए हो जाएगा 2,3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2,3। ये ग्राफ पेपर मत लिखना है, आप नीचे लिखना कहीं। ठीक है, ये वाली चीज़ नीचे लिखना, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बी के निर्देशांक -1,0, सी के निर्देशांक क्या है 4,0। तो ये जो त्रिभुज बना उसके निर्देशांक आ गए शीर्षों के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।